हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंडेंसर पढ़ने वाले हैं, जिसको आप कंडेंसर के नाम से जानते हो। उसको कहते क्या हैं? टेक्निकल लैंग्वेज में सही नाम है कैपेसिटर, कहीं या फिर संधारित्र। आप इसे कंडेंसर के नाम से जानते हैं। ओके, कंडेंसर होता क्या है? कंडेंसर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है, इकट्ठा करता है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, या कहें इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। चार्ज की आवेश के रूप में विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है। क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने सीलिंग फैन में देखा होगा, वॉशिंग मशीन में देखा होगा, कूलर में देखा होगा, एक सिलेंड्रिकल शेप का आपको इस तरीके का नज़र आता है, जिसको आप कंडेंसर कहते हैं। और बार बार चेंज करना पड़ता है, बहुत बार ख़राब हो जाता है, फिर इसको अपन चेंज करते हैं। ये होता है कैपेसिटर। काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मशीन में अपन क्यों लगाते हैं? क्या काम करता है? ये इंस्टेंटली एनर्जी सप्लाई करने का काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कैमरा है, कैमरे में फ्लैश जब पड़ता है, कैमरे का जब फ्लैश पड़ता है तो उस टाइम पर बहुत हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है और कहीं हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कौन प्रोवाइड कराता है? कैपेसिटर कराता है। अर्थात अथवा तो अन्यथा कैमरे के अंदर तो एक छोटी सी बैटरी लगी हुई होती है, तो इतने हाई पावर का फ्लैश कैसे पड़ेगा कैमरे से? तो वहाँ काम आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर इंस्टेंटली अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लो पढ़ा है। एनर्जी इकट्ठी कैसे करता है? ठीक है, किस तरीके से इसमें एनर्जी इकट्ठी होती है वो देखो। जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टर का गोला है, स्पेयर है, इसके ऊपर चार्ज डालना है अपने को। एक चार्ज डल गया, दूसरे चार्ज को मैं इसके ऊपर डालना चाहता हूँ, इस स्पेयर के ऊपर। तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये वाला जो चार्ज पहले से पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, या कहें तो प्रतिकर्षित करेगा। तो इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध मुझे क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और ये जो मैंने कार्य किया है, ये मेरी जो ऊर्जा खर्च हुई है, ये किस रूप में स्टोर हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इस कंडक्टर के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब ये काम एक्चुअल में मैं नहीं करता हूँ, ये काम कौन करता है? बैटरी करती है। बैटरी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डालेगी। ये पॉजिटिव चार्ज डाल रही है, कौन डाल रही है? बैटरी डाल रही है। जैसे मैंने 5 डाले, छठा डालना है, तो ये सारे जो चार्ज पहले से आ चुके वो उसको प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन बैटरी इसके ऊपर फोर्सफुली। तो बैटरी की एनर्जी कहाँ स्टोर हो रही है? इस कंडक्टर के ऊपर। ये जो स्पेयर है, स्फेरिकल शेप का जो कंडक्टर है, अर्थात गोलाकार शेप का जो कंडक्टर, इसके ऊपर। तो इससे क्या होगा? इसका पोटेंशियल बढ़ने लगता है, वोल्टेज बढ़ने लगता है। ये ग्राउंड है, इसका वोल्टेज कितना है? 0 है। इसका वोल्टेज कितना हो गया? V। जैसे जैसे हम चार्ज डाल रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब यदि मैं इस कंडक्टर को किसी बल्ब के थ्रू बीच में बल्ब लगा दूं और कनेक्ट कर दूं ग्राउंड से, तो ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा इंस्टेंटली। एक बार ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है, ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं। आप दिमाग में इलेक्ट्रॉन रखो, लेकिन मैं यहाँ बात पॉजिट्रॉन की करूँगा, पॉजिटिव चार्ज की करूँगा। एक्चुअल में क्या मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब थ्योरी डिस्कस की जाती है तो हम बात करते हैं पॉजिट्रॉन की, क्योंकि बार बार अपन अपोजिट में जाके नहीं समझा सकते कि पोटेंशियल इधर से इधर हाई है तो पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे। वो बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप अपने मन में रखें। बस अपन यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गमन करते हैं। तो ये जो भी पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर अपन ने डाल दिए थे, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर पोटेंशियल V आ गया था, और ये पोटेंशियल 0 है, तो ये चार्ज इधर से डिस्चार्ज होंगे। ये जो अपना कंडक्टर है, ये इधर से डिस्चार्ज होगा, तो ये सारे चार्ज इधर से इधर जाएंगे, तो बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि इस कंडक्टर पर क्या आ गया था? आवेश आ गया था, या इस कंडक्टर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर ली थी। तो ये क्या कहलाएगा? कैपेसिटर। ये अपने आप में एक कैपेसिटर है। ठीक है,
सेकेंड डेफिनेशन अपन ये कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर जो एक दूसरे से इंसुलेट है, एक दूसरे से आइसोलेट है, विलगित है, ठीक है। जैसे कोई भी दो कंडक्टर ले लो आप, ये कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर है ना, किसी भी शेप के दो कंडक्टर हो सकते हैं। ये दो कंडक्टर हैं, देखो इसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर है? अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जो लाइनें हैं पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर ख़त्म हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लाइनें देखो यहाँ पर, ये इधर निकल गई, ये इधर निकल गई, ये इधर निकल गई, ये इधर निकल गई। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइनें हैं ये वेस्टेज चली गई, ये अपना नुकसान हो गया, ये व्यर्थ है, वेस्टेज है, ये अपने यूज नहीं आई। इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर नहीं की है, तो ये वेस्टेज होगी। तो इस वेस्टेज को रोकने के लिए अपन ने क्या किया कि कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन सेट किया जाए कि ये जो लाइनें हैं ये वेस्टेज ना जाएं, व्यर्थ के रूप में ना जाएं। तो हम यूज करेंगे पैरेलल प्लेट्स का, इसीलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो हम पैरेलल प्लेट लेके आए, ये देखो ये दो, देखो पैरेलल प्लेट हो गई, ठीक है। तो इसका जो एरिया है, इसका ये वाला एरिया है, ये एरिया है ए। इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, इस प्लेट को अंदर की साइड में है, प्लस का क्यू चार्ज है, और इस प्लेट को हमने दिया है माइनस चार्ज। जितना इस पर पॉजिटिव में चार्ज होगा उतना ही इस पर नेगेटिव में चार्ज होगा, माइनस क्यू, ठीक है। अब यदि आपसे कैपेसिटर का कोई चार्ज पूछे कि कैपेसिटर का पर चार्ज कितना है, तो हमेशा उसकी पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज होगा उसको कैपेसिटर का चार्ज कहा जाता है। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल्स टू प्लस क्यू। पॉजिटिव प्लेट पर जितना आवेश है वो आवेश कैपेसिटर का चार्ज कहलाता है। इसको अपन इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, ये डिनोट कर दिया है अपन ने, ओके। ये अपनी प्लेट नंबर फर्स्ट होगी, इसको कह देंगे प्लेट नंबर सेकंड। इस पर प्लस आवेश और इस पर माइनस। जितना आवेश इस पर पॉजिटिव है उतना ही इस पर आवेश नेगेटिव होगा। एक होता है चार्ज डेंसिटी, काम आने वाली टर्म है चार्ज डेंसिटी, जिसको अपन सिग्मा से लिख देते हैं। चार्ज डेंसिटी होती है Q अपॉन A। यह Q क्या है, इस प्लेट का चार्ज या इस प्लेट का कहें, और A इस प्लेट का एरिया क्या है, A। तो ये होगी चार्ज डेंसिटी, जिसको अपन सिग्मा से लिखते हैं, ओके। इन दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं लिख देता हूँ डेल्टा V से। पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव प्लेट का वोल्टेज पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का वोल्टेज। पॉजिटिव प्लेट का वोल्टेज माइनस नेगेटिव प्लेट का वोल्टेज क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस ऑन दिस प्लेट्स, इन दोनों प्लेटों के ऊपर, ओके। ये एक लिमिट होती है। मैं कहूँ कि मान लो डेल्टा V मैक्सिमम की बात करूँ तो ये वो लिमिट है, डेल्टा V मैक्सिमम वो मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस है इन दोनों प्लेटों के बीच में। यदि उससे अधिक वोल्टेज डिफरेंस इस पर अप्लाई किया जाएगा तो पहले प्लेटों के डैमेज होने का खतरा है, या फिर इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक रखा है उसके पंचर होने का खतरा है, अर्थात इसके बीच में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग सकती है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम लिमिट होती है जिससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अपन इस कैपेसिटर पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओके।
तो ये तो था बेसिक किसका, कैपेसिटर का, कि कैपेसिटर होता क्या है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है, अर्थात चार्ज के रूप में स्टोर करता है। ठीक है, फिर बात अपन ने की कि दो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स जो एक दूसरे से आइसोलेट है ना, वो भी एक कैपेसिटर का रूप है, उससे भी कैपेसिटर बनता है। तो एक कंडक्टर ये ले लिया हमने, एक ये कंडक्टर ले लिया, लेकिन ये दोनों की शेप इस तरीके की है कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेस्टेज हो गई है ना, व्यर्थ हो गई अपने। तो इस तरीके से ये जो वेस्टेज हुआ है, इस वेस्टेज को ख़त्म करने के लिए अपन ने इस तरीके का कैपेसिटर डिजाइन करेंगे। देखो जो मैंने दिखाया है कि प्लेटें पैरेलल प्लेट यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल प्लेट हो गई। तो अब क्या होगा, जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यू जाएगी वो पूरी की पूरी स्टोर हो जाएगी, किसी भी उसका कोई भी वेस्टेज नहीं जाएगी। ये देखो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टोर हो गई, वेस्टेज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। ओके, अब अपन देखते हैं कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटेंस क्या होता है। देखो व्हाट इज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है। जिस तरह रेजिस्टेंस रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है, उसी तरीके से कैपेसिटर की प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस कहा जाता है। और ये क्या प्रॉपर्टी है, एबिलिटी या कैपेबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेबिलिटी या कहें एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। ओके, अपन हिंदी में क्या लिख सकते हैं, चालक में आवेश संचित करने की क्षमता। चालक में आवेश संचित करने की क्षमता या एबिलिटी टू स्टोर चार्ज क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। अपन इसको एक अनालोजी के साथ समझते हैं। ठीक है, ये अनालोजी जो है उसमें आप ऐसे समझें, वाटर लेवल को आप वोल्टेज समझें, वाटर को पानी को चार्ज समझें। ठीक है, और वाटर स्टोर करने की क्षमता अर्थात चार्ज स्टोर करने की क्षमता है। ठीक है, तो इस तरीके से एनालॉजी है, आप इसको इस तरीके से समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये देखो, ये अपने पास हमारे पास एक टब है और सेम लेवल पर ये मैंने दूसरा टब रख दिया है। ठीक है, इस टब में 1 लीटर पानी डालता हूं, 1 लीटर, तो इसका लेवल 1 सेंटीमीटर हो जाता है। कहाँ से, यहाँ से 1 सेंटीमीटर। 1 लीटर पानी डालने से लेवल आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका लेवल भी मैं 1 सेंटीमीटर लाना चाहता हूँ। इसका लेवल 1 सेंटीमीटर लाने के लिए मेरे को इसमें 10 लीटर पानी डालना पड़ता है। 10 लीटर पानी डालना पड़ता है। ठीक है, तो इसका लेवल भी कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ओके, दोनों की मैक्सिमम जो लेवल है वो 5 सेंटीमीटर है। मैक्सिमम लेवल कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसका भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। यदि 5 सेंटीमीटर तक फुल भरें तो इसके अंदर मेरे को टोटल पानी कितना डालना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर तक टोटल भरने के लिए 1 सेंटीमीटर के लिए 1 लीटर, 5 सेंटीमीटर के लिए 5 लीटर, तो मेरे को टोटल पानी भरना पड़ेगा इसमें 5 लीटर। इसको 5 सेंटीमीटर तक लाने के लिए इसमें मेरे को पानी डालना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर के लिए 10 लीटर, तो 5 के लिए 50 लीटर। तो इस टब में मैं 50 लीटर पानी भर सकता हूँ। इस टब में मैं फुल भरने के लिए सिर्फ 5 लीटर ही पानी डाल सकता हूँ। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हुई, 5 लीटर की। इसकी कैपेसिटी कितनी हुई, 50 लीटर की। ठीक है,
हाइट देखो, दोनों में लेवल कितना है 5 सेंटीमीटर, इसमें भी लेवल कितना है 5 सेंटीमीटर। मैंने कहा वाटर लेवल को अपन क्या समझना है, वोल्टेज। तो वोल्टेज दोनों का सेम है, लेकिन इसमें पानी कितना भरा गया 5 लीटर और इसमें पानी कितना भरा गया 50 लीटर। तो वाटर जो है वो चार्ज है, इसमें कितना चार्ज भर पाए अपन 5 कूलम, इसमें कितना भर दिया अपन ने 50 कूलम। दिस इज द डिफरेंस। अर्थात अपन 1 सेंटीमीटर के केस में बात करें कि लेवल को 1 सेंटीमीटर तक लाने में इसमें कितना पानी भरना पड़ा, कितना पानी की जरूरत हुई, कितना पानी से भर गया ये 1 सेंटीमीटर लेवल कितने पानी से आ गया 1 लीटर पानी से आ गया। इसके 1 सेंटीमीटर लेवल कितने पानी से आया 10 लीटर। अर्थात लेवल को 1 सेंटीमीटर लाने के लिए इसमें 10 लीटर पानी भर सकते हैं, इसमें 1 लीटर। तो ये मान लो दोनों कैपेसिटर है अपने, क्या है कैपेसिटर। 1 लीटर का मतलब 1 माइक्रो कूलम समझो आप, 10 लीटर का मतलब समझो 10 माइक्रो कूलम। 1 सेंटीमीटर का मतलब अपना हो गया 1 वोल्ट, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 वोल्ट। अर्थात 1 वोल्ट वोल्टेज लाने के लिए इसमें अपन ने कितना चार्ज डाला 1 माइक्रो कूलम। इसमें 1 वोल्ट लाने के लिए इसमें कितना चार्ज डाला अपन ने 10 माइक्रो कूलम। कैपेसिटी ज़्यादा किसकी हुई, इसकी, कि वोल्टेज तो इंक्रीज हुआ 1 वोल्ट ही, लेकिन चार्ज कितना स्टोर हो गया 10 माइक्रो कूलम। यहाँ वोल्टेज इंक्रीज हुआ 1 वोल्ट, लेकिन चार्ज कितना स्टोर हुआ 1 माइक्रो कूलम, ओनली 1 माइक्रो कूलम। तो यहाँ से कुछ समझ में आया, दिस इज कैपेसिटेंस, यही कैपेसिटेंस है। देखो इसको थोड़ा और तरीके से बता दें अपन। मान लो कि V वोल्ट इंक्रीज करने के लिए, V वोल्ट इंक्रीज करने के लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है Q कूलम की। तो बताओ 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी Q/V की। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यही क्या कहलाता है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या हुआ, पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आवश्यक चार्ज को कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहते हैं। विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आवश्यक चार्ज को कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहते हैं। देखो यहाँ से हमें पता चला, एनालॉजी से भी हमने देखा कि Q प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे पानी का लेवल, पानी आप टब में डालते जाओगे तो पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। तो पानी क्या है वहाँ पर चार्ज है, और पानी का लेवल क्या है वोल्टेज है। जैसे जैसे आप पानी बढ़ाओगे तो उसका लेवल भी बढ़ता जाएगा। Q बढ़ाएंगे तो अपना V भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटा दूँ तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा C, Q = C × V। यहाँ C क्या कहलाएगा अपना कैपेसिटेंस या धारिता, अर्थात C = Q/V। यहाँ C क्या है धारिता, कैपेसिटेंस, ठीक है। यूनिट क्या होगी Q की, क्या है कूलोम अपॉन वोल्ट, ठीक है, कूलोम अपॉन वोल्ट। और इसकी SI यूनिट क्या है फैरड, फैरड बोलते हैं, एप से लिखते हैं इसको। किससे लिखते हैं फैरड को, एप से। तो इसकी SI यूनिट हो गई फैरड। फैरड अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है, फैरड अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है। तो यूज में आने वाली जो यूनिट है उसको बोलते हैं माइक्रो फैरड। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ यूनिट फैरड ही है, बस माइक्रो लगा दे मतलब 10⁻⁶। जैसे अपने फैन में जो कंडेंसर यूज होते हैं वो 2 से 2.5 माइक्रो फैरड के बीच में होते हैं, 2.25 माइक्रो फैरड का आई थिंक, ठीक है। तो बहुत ये अपने आप में बहुत बड़े, एक फैरड का कैपेसिटर तो बहुत बड़ा कैपेसिटर हो गया, वो अपन यूज ही नहीं करेंगे उसको। तो इसलिए छोटी यूनिट के लिए माइक्रो फैरड यूज किया जाता है, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, ठीक है। अब इसका अर्थ समझो, किसी कैपेसिटर की रेटिंग है
10 माइक्रोफैरड। एक की रेटिंग है 1 माइक्रोफैरड और ये नेम प्लेट पर आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आप सिंपल सी समझ लें कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, धारिता, ना तो चार्ज पर डिपेंड करती है ना ही वोल्टेज पर डिपेंड करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो नेम प्लेट पर लिखी हुई है, आप उसको किस वोल्टेज पर यूज कर रहे हो वो तो आपके हाथ में। इससे उसकी धारिता चेंज थोड़ी हो जाने वाली, उसकी धारिता चेंज नहीं होगी। या फिर मैं यहीं से आपको बताऊं, देखो Q प्रोपोर्शनल टू V, यदि आप चार्ज बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। तो मान लो पहले चार्ज 5 कूलम था, वोल्टेज 10 वोल्ट था। ठीक है, तो C की वैल्यू कितनी आई? 10/5, कितना आया? 2। अब आपने चार्ज को दुगना कर दिया तो वोल्टेज भी समानुपातिक, मतलब यही तो है, वोल्टेज भी कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, अर्थात 10 कूलम से 20 वोल्ट। अगेन C की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई? 20/10। अगेन वैल्यू कितनी आई? 2। ठीक है, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस तो फिक्स ही निकल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा चार्ज बढ़ेगा, या चार्ज बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो कैपेसिटेंस ना चार्ज पर डिपेंड करता है ना ही वोल्टेज पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना करंट पे डिपेंड करता है। R इक्वल्स टू क्या होता है? V/I। ठीक है, ये रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है, लेकिन रजिस्टर का रेजिस्टेंस तो उसके ऊपर लिखा होता है कि वो 5 ओम का है या 50 किलो ओम का, जो भी है, लेकिन वो तो उसके ऊपर लिखा है। आप उसके में कितनी करंट फ्लो करा रहे हो, उस पर कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, उससे उसका रेजिस्टेंस चेंज थोड़ी हो जाएगा कि अभी अब इसका नेम प्लेट से मिटाओ और अब इसके इतने लिख दो, वो तो फिक्स है। तो जिस तरह से रजिस्टर का रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता है, उसी तरीके से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है, वो फिक्स रहता है। ओके, तो मैं ये बता रहा था 10 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है और दूसरा कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस कैपेसिटर में 1 वोल्ट वोल्टेज बढ़ाने के लिए 1 वोल्ट वोल्टेज बढ़ेगा कब? जब हम इसको 10 माइक्रोकूलम चार्ज दे देंगे, अर्थात जब इसमें 10 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर हो जाएगा तब इसका वोल्टेज 1 वोल्ट बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको जब हम 1 माइक्रोकूलम देंगे, 1 माइक्रोकूलम चार्ज देंगे तो इसका वोल्टेज 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। अंतर समझ में आया? इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है ना, इसलिए इसका वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगा, अर्थात जब 10 माइक्रोकूलम चार्ज दे देंगे तब इसका 1 वोल्ट बढ़ा है। इसका ये छोटा है, कम रेटिंग का है, तो इसको 1 माइक्रोकूलम देते ही इसका वोल्टेज 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। अर्थात यहाँ से फॉर्मूले से देखो कि चार्ज तो बढ़े ज़्यादा लेकिन वोल्टेज बढ़े कम, तब कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो वो यहाँ से नज़र आ रहा है कि इसको तो हमने 1 माइक्रोकूलम चार्ज दिया तब 1 वोल्ट बढ़ा है, इसको मैंने 10 माइक्रोकूलम दिया तब 1 वोल्ट बढ़ा है। अब मान लो मैं इसको दुगुना कर दूंगा तो ये भी दुगुना होगा। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये है, इसको दुगुना कर दिया तो ये भी दुगुना हो जाएगा, यहाँ इसको दुगुना करूंगा तो ये भी दुगुना हो जाएगा। ठीक है ना, तो कॉन्स्टेंट जो इनका अनुपात लेंगे वो कॉन्स्टेंट निकल के आएगा, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कैपेसिटेंस Q और V पर डिपेंड नहीं करता है। कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2 प्लेट है, दोनों पर चार्ज लिख दो, एक पर +Q तो दूसरे पर सेम लेकिन अपोजिट साइन के साथ -Q। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, दोनों प्लेटों के मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको अपन E से लिखते हैं, फाइंड आउट करेंगे। तो प्लेटों के मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड आउट करें। ठीक है, थर्ड पॉइंट है विभवांतर V, जो अपन देखा पॉजिटिव प्लेट का विभव माइनस नेगेटिव प्लेट का विभव, जिसको अपन ने क्या बोला था, विभवांतर। विभवांतर ज्ञात करें और विभवांतर के लिए फॉर्मूला है E/D। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तब नॉर्मली अपन यही यूज करेंगे। ठीक है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो V इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ E/dr। ठीक है,
अपन ये बहुत कम यूज करेंगे, अपन यूज करेंगे V इजकस टू E इंटू डी, डी कहें या एल कहें, कोई कोई एल से याद रखता है तो वो एल से याद रख ले। डायरेक्ट फिर फॉर्मूला लगा देंगे कैपेसिटेंस का, C इजकस टू क्या होता है Q अपॉन V। वोल्टेज अपन ने फाइंड आउट कर लिया, वो चार्ज की फॉर्म में ही आएगा, Q अपॉन V करेंगे तो C की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालते हैं। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है तो ये अपनी दो प्लेटें हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस D है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल, इसका जो एरिया है उसका एरिया A है, सिमिलरली इसका एरिया भी A है। इसको प्लस Q चार्ज दे देते हैं, इस पर चार्ज अपना प्लस का Q है, इस पर चार्ज माइनस का Q है। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज है अपना प्लस Q और इस पर चार्ज आ गया माइनस का Q। ठीक है, चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई, सिग्मा, सिग्मा इजकल्स टू Q अपॉन A। और बताया था कैपेसिटर के अंदर यदि आपसे पूछा जाए कि इस पर चार्ज कितना है तो पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज होता है उसको ही कैपेसिटर का चार्ज बताया जाता है, अर्थात प्लस Q कहेंगे। कैपेसिटर पर चार्ज कितना है Q कूलम। ओके, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई D। तो फर्स्ट स्टेप हमने कर दिया कि दोनों प्लेटों पर अपन ने चार्ज लोकेट कर दिए, एक पर प्लस Q तो दूसरे पर उसके बराबर ही लेकिन अपोजिट साइन का माइनस Q। तो स्टेप फर्स्ट अपनी कंप्लीट हो गई। स्टेप सेकंड देखते हैं। स्टेप सेकंड में दोनों प्लेटों के मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे E से जानते हैं, E इलेक्ट्रिक फील्ड E, पॉजिटिव से नेगेटिव, जो लाइनें होंगी कहाँ से कहाँ होंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, इतनी E को फाइंड आउट करना है कि E की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए हमें गॉसियन सिलेंडर का यूज करना होगा। एक गॉसियन सिलेंडर लें, उसको इसके अंदर डालें और यहाँ इसको नीचे तक नहीं ले जाएंगे, बस ये यहाँ तक ही होगा। तो इस प्लेट के अंदर, ये कंडक्टिंग प्लेट है, इस प्लेट के अंदर जो ये सरफेस आया इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। किसी भी विलगित कंडक्टर के अंदर ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। ये इसके पैरेलल आ गई, ये वाली सरफेस जो वक्राकार पृष्ठ है वो, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। अब सिर्फ कौन सी प्लेट बची, ये वाली सरफेस बची, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लेते हैं कि इसका एरिया है डेल्टा S, तो E इंटू डेल्टा S इज इक्वस टू Q एनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ Q एनक्लोज्ड कितना है, अर्थात यहाँ पर चार्ज कितना एनक्लोज हुआ है इस यहाँ पर, वो बताना है। तो चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। ठीक है, और निकालना क्या है हमें, चार्ज। तो सिग्मा इजकस टू होता है Q अपॉन एरिया, यहाँ एरिया कितना है डेल्टा S, इसका एरिया कितना है, इसका डेल्टा S, तो यहाँ लिख देंगे डेल्टा S। तो चार्ज कितना निकल के आ गया, Q इजकस टू सिग्मा इंटू डेल्टा S। तो Q एनक्लोज्ड कितना हो गया, सिग्मा इंटू डेल्टा S डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू डेल्टा S इजकस टू हो गया सिग्मा डेल्टा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू कितनी हो गई, E इजकस टू हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह क्या रख सकते हैं अपन, Q अपॉन A। देखो सिग्मा इजकस टू क्या है अपना, Q अपॉन A, तो सिग्मा की जगह Q अपॉन A रख दो, तो E इजकस टू निकल के आ गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सेकेंड स्टेप कंप्लीट होगी। थर्ड स्टेप में वोल्टेज डिफरेंस निकालना है V, और V इजकस टू है E इंटू यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है D। देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है D, तो V इजकस टू E इंटू D। तो यहाँ देखो V इजकस टू E की जगह रख दो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। थर्ड स्टेप कंप्लीट। फोर्थ स्टेप में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना होता है, C इजकस टू Q अपॉन A, तो सॉरी C इजकस टू Q अपॉन V। तो Q की जगह Q रहने दो और V की जगह ये वैल्यू पुटअप कर दो, Q अपॉन
ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो सी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। देखें ये है धारिता का सूत्र, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एप्सिलॉन नॉट पर, अर्थात मीडियम पर, कि किस मीडियम में प्लेटें रखी हुई हैं, ये दोनों प्लेटों के बीच में क्या है। यदि एयर या निर्वात है तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट आएगा, उसके अलावा कोई प्रवृत्तांक डालेंगे तो उसकी अलग से वैल्यू, जैसे के है तो के आ जाएगा इसके अंदर, वो आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे उसके बारे में। एरिया ऑफ प्लेट, कॉमन एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है। जैसे एक प्लेट ये है मान लो, और एक प्लेट को मैंने ऐसे रख दिया। अब अपन कौन सा एरिया लेंगे, अब अपन ये वाला एरिया लेंगे, इस प्लेट का ओनली इतना एरिया, ये होगा अपना ए, ठीक है। यदि दोनों प्लेटें बिल्कुल बराबर में रखी हुई हैं इस तरीके से, तब अपना ये पूरा एरिया आ जाएगा ए, मतलब अब इस प्लेट का पूरा एरिया ए लेंगे। यदि बिल्कुल पैरेलल में आमने सामने रखी हुई है तो ये है कॉमन एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है। अपॉन डी, डी क्या है, डिस्टेंस, इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, कि कितनी दूरी पर रखी हुई है। देखो तो जैसे जैसे इनकी दूरी अपन बढ़ाते जाएंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। कॉमन एरिया, प्लेटों के आमने सामने कॉमन एरिया, उभयनिष्ठ एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। परावर्तितांक की बात नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि कैपेसिटेंस Q अर्थात चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको आगे बढ़ाएंगे।